बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 11 कोड 203 जनरल साइंस। आज हम पढ़ेंगे बिजली और उसके काम, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स यूजेस। चैप्टर 1, इसका नाम है बिजली क्या है। बिजली तवानाई की बुनियादी अक़साम में से एक है। यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और दूसरे ज़र्रात पर पाए जाने वाले इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से पैदा होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज एटम की बुनियादी ज़र्रात जैसा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खुसूसियात हैं। ये तो हमने एटम की साख में पढ़ा ही है ना, कि एटम के जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, वो न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके बाहर इलेक्ट्रिक चार्ज जो चार्ज वाले होते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं, जिनकी मुख्तलिफ तादाद होती है मुख्तलिफ अनासिर में। फिर 1.1 है इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्या है? अगर एक प्लास्टिक की कंघी को खुश्क बालों में फेरा जाए तो ये कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ खींचने लगती है। इसी तरह जब शीशे की सलाख को एक रेशम के कपड़े से या एक रबड़ की सलाख को ऊनी कपड़े से रगड़ा जाए तो ये सलाखें भी छोटे ज़र्रों को अपनी तरफ खींचने लगती हैं। हम कहते हैं कि इन अशिया में कशिश की ये खासियत इसलिए पैदा हो गई कि इनमें इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया है। मुंदरजा झेल तजुर्बा ये जाहिर करता है कि चार्ज दो किस्म के होते हैं। तजुर्बा: शीशे की दो सलाखों को रेशम के कपड़े से रगड़कर एक दूसरे के नज़दीक लेकर आएं। आप देखेंगे कि एक दूसरे को दफ़ा करती हैं, रिपेल करती हैं, एक दूसरे को पीछे की तरफ धकेलती हैं। इस तजुर्बे से हम ये नतीजा अक्स करते हैं कि चूँकि दोनों सलाखें शीशे की हैं और दोनों को ही रेशम के कपड़े से रगड़ा गया है, इसलिए हम ये फ़र्ज़ करने में हक़ बजानिब है कि दोनों सलाखों पर एक ही किस्म का चार्ज पैदा हुआ होगा। अब रेशम के कपड़े से रगड़ी हुई शीशे की सलाख को ऊनी कपड़े से रगड़ी हुई रबड़ की सलाख के नज़दीक लटकाएँ। शक्ल नंबर 11.2 दो शक्लें इन्होंने यहाँ पे दी हुई हैं। एक बताया हुआ है कि एक रोल है, यानी कि जो कि लटका हुआ है, एक धागे के साथ बना हुआ है या डोरी के साथ बना हुआ है। अब उसके वो ग्लास की सलाख है। अब उसके साथ जो है हाथ में एक बंदे के रेशम की सलाख है जो वो उस पर रगड़ रहा है। अच्छा जनाब, अब रेशम के कपड़े से रगड़ी हुई शीशे की सलाख को ऊनी कपड़े से रगड़ी हुई रबड़ की सलाख के नज़दीक लटकाएं। इस दफ़े दोनों सलाखें एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं, यानी दोनों एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश करेंगी। इस दफ़ा ये दोनों सलाखें एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं। ज़ाहिर होता है कि इन दोनों सलाखों पर एक जैसे चार्ज नहीं हैं, इनकी किस्में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इस तरह ये दो मुख्तलिफ नौइयत के अजसाम को आपस में रगड़ने से साकिन बिजली, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। ये बचपन में आप लोगों ने तजुर्बा किया होगा, क्लास 3-4 में भी पढ़ा होगा साइंस की किताब में, कि किस तरीके से आप जो है वो दो चीज़ों को आपस में रगड़ते हैं। तो या रेशम की सलाख को आप कपड़ों पर रगड़ते हैं, या अपने स्वेटर वगैरह पे आप अपनी कोई कांच की किसी चीज़ को अगर आप रगड़ते हैं तो उस पर चार हो जाता है। फिर उसको पेपर के करीब लेकर आएँ, छोटे छोटे पेपर्स के टुकड़े कर लें, पेपर के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, और फिर उसके बाद आप अपने स्वेटर पे जो है वो आपकी जो सलाख है या कोई डोरी से समझ लीजिए आप के पास एक है, उसको आपने अगर सलाई सी है उसको आप खूब अच्छे से अपने स्वेटर पर रगड़ें और फिर उसको पेपर से करीब लेकर आएँ तो वो क्या करती है, कागज़ के छोटे छोटे अपने पेपर्स के टुकड़े बना के रखें ना, उसको पिक कर लेती हैं क्योंकि उस पर चार्ज आ जाता है। तो यहाँ उन्होंने ये रेशम की सलाख से आपको बताया है। बचपन में आपने ये खेल खेला होगा बहुत ज़्यादा, लेकिन ये नहीं पता होगा कि असल में ये क्या हो रहा है। तो आज आपको ये पता लग गया कि चार्ज आने की वजह से उस सलाख ने पेपर को अपनी तरफ खींच लिया था। अच्छा जनाब, इसका नतीजा आप बता रहे हैं क्या हुआ। इस तजुर्बे से हम ये नतीजा अक्स करते हैं कि चार्ज दो किस्म के होते हैं, एक मुस्बित चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज और दूसरा मनफी चार्ज यानी नेगेटिव चार्ज। एक जैसे चार्ज एक दूसरे को दफ़ा करते हैं, जबकि दो मुख्तलिफ किस्म के चार्जेस में बाहमी कशिश की क़ुव्वत अमल करती हैं। यानी एक जैसे चार्ज होंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे, रिपेल करेंगे, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के करीब आएंगे तो वो एक दूसरे को जो है वो उनकी कशिश होगी और वो एक दूसरे को करीब आने की कोशिश करेंगे, धक्का नहीं देंगे बल्कि करीब आने की कोशिश करेंगे। अब है 1.2 एटम की साख। एटम के दो हिस्से होते हैं, एक उसका मरकज़ी हिस्सा जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर मुश्तमिल होता है। प्रोटॉन पर मुस्बित पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रल कहते ही इसीलिए हैं कि उस पर ना पॉजिटिव चार्ज होगा ना नेगेटिव चार्ज होगा। एटम का दूसरा हिस्सा न्यूक्लियस के बाहर मुख्तलिफ मदारों पर मुश्तमिल होता है जिनमें इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे होते हैं। मदार मतलब है कि उसके गिर्द जो सर्कल बना हुआ होता है, जो सर्कल है जो उसकी घूमने की जो जगह है जिसमें वो मूव कर रहा है उसे मदार कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर मनफी चार्ज होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की मकदार एक जैसी होती है, लेकिन इनकी नौइयत एक दूसरे के मुखालिफ होती है।
यानी चार्ज तो बराबर ही होंगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर बराबर मिक़दार में होंगे, जब भी तो वो आपका जो आंसर है वो स्टेबल होगा। लेकिन होगा क्या कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। एटम बजाते खुद तादीली ज़र्रा है। ये इसी वक्त मुमकिन होता है जबकि उसके अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर हो। यानी एटम जो है बेचारा वो न्यूट्रल है, वो ना पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है, इसलिए कि अगर उसके अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों की तादाद बराबर बराबर है। हमने देखा है कि मस्बित और मनफी चार्ज में कशिश होती है, इसलिए न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन में और उसके गिर्द मुख्तलिफ मदारों में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स में कशिश की क़ुव्वत होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स अपने मदारों में घूमने पर मजबूर होते हैं और वो इस मदार को छोड़ नहीं सकते। लेकिन जैसे जैसे मदारों का फासला न्यूक्लियस से बढ़ता जाता है, वैसे वैसे न्यूक्लियस और मदार के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान कशिश की क़ुव्वत कम होती है। इसलिए एटम के सबसे बाहर वाले मदार में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स कमज़ोर कशिश की क़ुव्वत से अपने मदार से बंधे हुए होते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी सी बैरूनी फोर्स के मिलने पर एटम से अलग हो जाते हैं। इस मिसाल को आप बिल्कुल इस तरह से समझ लीजिए, एक छोटा बच्चा होता है, माँ उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही होती है, तो क्या होता है कि वो बच्चा माँ से चिपका रहता है हर वक्त, किसी और की गोद में भी नहीं जाता, किसी के पास भी नहीं जाता। जैसे जैसे वह बड़ा होने लगता है तो माँ की तवज्जो जो है उससे थोड़ी थोड़ी हटना शुरू हो जाती है, और जब वो ज़रा ज़्यादा बड़ा हो जाता है, स्कूल जाने लगता है, कॉलेज जाने लगता है, तो अब क्या होता है कि जो अम्मी की बातें थी, अम्मी की चीज़ें थी, अब उसके बाद आपको उससे ज़्यादा अच्छी अपने दोस्तों की, साथियों की बातें लगना शुरू हो जाती हैं। तो आप अम्मी की बातों को ज़्यादा मानने के बजाय क्या करते हैं, क्योंकि अम्मी की फ़ोर्स कम हो गई ना, अगर अम्मी की फ़ोर्स बराबर बराबर रहे, अम्मी बड़े होने तक भी आपको ज़रा सही से अपने साथ लगा के रखें, टाइट रखें, आपके साथ बात करें, आपके मामलात को सुने, आपकी एक्टिविटीज़ को सुने, तो क्या होगा, आपकी अच्छी दोस्त अम्मी होंगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो, थोड़ी सी दूरी हो जाए, थोड़ा सा फासला हो जाए, तो फिर क्या होगा, आप अपने दोस्तों को, अपने बाहर के लोगों को जो है वो अच्छा समझने लगेंगे और उनके आप साथी बन जाएंगे और उनकी बातों को मानने लगेंगे। फिर आपकी जो बॉन्डिंग है ना फैमिली से, वो कम हो जाएगी, वो और ख़त्म भी हो सकती है। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स के साथ होता है, जब प्रोटॉन से उनका, जब न्यूक्लियस से उनका फासला ज़्यादा हो जाता है तो जो कशिश होती है वो कम हो जाती है, और जो ही बाहर का कोई प्रोटॉन जो होता है उसके पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो फिर इसको इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है और ये उसके पास जाके उसी के हो जाते हैं और एक नया कंपाउंड बना लेते हैं। जैसे कि हमने देखा पिछले चैप्टर्स में, कार्बन डाइऑक्साइड बना, HO2 बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से, कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड बना। ठीक है, अच्छा जनाब, अब आगे क्या कहते हैं, ये कमज़ोर कशिश की क़ुव्वत से अपने मदार से बंधे। अच्छा, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी सी बैरूनी फोर्स के मिलने पर एटम से अलग हो जाते हैं। शीशे या एलॉयड की सलाख को ये क़ुव्वत रिगड़ के ज़रिए मुहैया की जाती है। यानी जब हम शीशे की सलाख लेते हैं तो उसको हम कैसे उसको हम पावर देते हैं, हम उसे रिगड़ते हैं। जब एलॉयड की सलाख को ऊनी कपड़े से रिगड़ा जाता है तो ऊन में बहुत थोड़ी सी क़ुव्वत से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन एलॉयड की सलाख में मुंतकिल हो जाते हैं। चूँकि इलेक्ट्रॉन मनफी चार्ज रखने वाले ज़र्रात हैं, यानी ऊन के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आ जाते हैं फ़ौरन इस वाली सलाख पे, इसलिए एलॉयड के सलाख पर मनफी चार्ज आ जाता है। तो इस दफ़ा शीशे के एटमों से इलेक्ट्रॉन मनफी चार्ज रखने वाले ज़र्रात हैं, इसलिए एलॉयड की सलाख पर मनफी चार्ज आ जाता है। तो इस दफ़ा शीशे के एटमों से इलेक्ट्रॉन रेशम पर मुंतकिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से रेशम में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है। शीशे की सलाख मुस्बित चार्ज जाहिर करने लगती है। धाती अशिया में न्यूक्लियस की गिरफ्त आखिरी मदार वाले इलेक्ट्रॉन्स पर इतनी कम होती है कि उनकी हरकत एटम के मदार ही में महदूद नहीं रहती, बल्कि धात के सारे जिस्म में आज़ादाना हरकत करते रहते हैं। इनको आज़ाद इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उनको बड़ी आसानी से मुंतकिल किया जा सकता है। ज़ाहिर है जो आज़ाद इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनको तो कोई भी जो है वो आसानी से अपने पास अट्रैक्ट कर लेगा। अब 1.3 है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक चार्ज की ख़ास सिमत में बहाव की शरह को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज के एक ख़ास सिमत में बहाव की शरह को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जिस स्पीड से वो बह रहा होगा, जो जितनी मिक़दार में वो बह रहा होगा, उस हिसाब से उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की इकाई को एम्पेयर कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट मस्बित और मनफी दोनों किस्म के चार्जों के बहाव की वजह से होता है। धाती तार में इलेक्ट्रिक करंट सिर्फ इलेक्ट्रॉनों के बहाव के बाइस होता है, जबकि इलेक्ट्रोलिसिस और डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रिक करंट मस्बित और मनफी दोनों किस्म के चार्ज बरदार ज़र्रात के बहाव की वजह से होता है। अब आ गया वोल्टेज 1.4, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वोल्टेज। जब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन एक जगह इकट्ठे होते हैं तो एक जैसे होने की वजह से एक दूसरे पर दबाव डालते हैं, जिसकी वजह से वे एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं। अगर उनकी हरकत में रुकावट ना हो तो वो ऐसे मुकाम की तरफ भागते हैं जहाँ ये दबाव कम है।
ये हरकत इस वक्त तक जारी रहती है जब तक दोनों मुकामों पर दबाव यकसा नहीं हो जाता। इसी दबाव का नाम वोल्टेज है। हम कहते हैं ना बिजली में वोल्टेज कितना आ रहा है, यानी करंट कितना आ रहा है, कितनी स्पीड में आ रहा है, कितना तेज़ आ रहा है। हाई वोल्टेज चीज़ें होती हैं जिसमें कि ज़्यादा करंट होता है। लिहाजा इलेक्ट्रिक करंट दो मुकामों के दरमियान वोल्टेज के फ़र्क से पैदा होता है। वोल्टेज या इलेक्ट्रिक और पोटेंशियल, इस फ़र्क को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यानी एक जगह पे कम है, एक जगह पे ज़्यादा है, तो हम ये कहेंगे कि जनाब ये पोटेंशियल डिफरेंस है। वोल्टेज की इकाई वोल्ट है। 1.5 मज़ाहमत, रेजिस्टेंस, RESISTANCE, रेजिस्टेंस। जब इलेक्ट्रॉन किसी धाती तार में यानी किसी मेटल के तार में हरकत करते हैं तो वो ना सिर्फ एक दूसरे से बल्कि एटमों के साथ भी टकराते हैं। इस टकराव की वजह से इनके बहाव में रुकावट पैदा होती है। इस रुकावट का नाम मज़ाहमत, रेजिस्टेंस है। बस मज़ाहमत की तारीफ़ आप यूँ कर सकते हैं, किसी कंडक्टर यानी मौसिल की वो ख़ासियत जो उसमें बहने वाले करंट के लिए रुकावट पैदा करे, मज़ाहमत कहलाती है। मज़ाहमत की इकाई ओम, OHM, ओम। और उर्दू में अगर आप लिखेंगे तो ये ओहम लिखा जाता है, अलिफ वा ओ है, और हम जैसे लिखते हैं ना, है हाथी वाला है और मीम मिलाकर हम। अच्छा, इससे की अलामत जो है ओमेगा से ज़ाहिर की जाती है। अच्छा, अभी ओमेगा कैसा होता है मैं आपको बता दूं। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपने एक गोल सर्कल बनाया। गोल सर्कल बनाने के बाद नीचे से उसको थोड़ा सा आपने मिटा दिया। अब जो आप मिटाने के बाद दो लाइनें बचेंगी ना नीचे अलग अलग, तो एक का रुख आपने एक कोने से लेकर ज़रा सीधे हाथ की तरफ लाइन खींच दी, और जो उल्टे हाथ की तरफ वाली लाइन थी उसको उल्टे हाथ की तरफ छोटी सी लंबी लाइन के छोटी सी लाइनें खींच दी, तो ये आपका ओमेगा बन जाएगा। ठीक है, ओमेगा का निशान आपको बनाना होगा ना इम्तिहान में, या किसी को बताना होगा कि आपने ओमेगा कैसे बताना है। तो आप, ये मैं उन बच्चों के लिए कह रही हूँ जिनके साथ राइटर होगा, तो वो यकीनन उन्हें बताना पड़ेगा अपने राइटर को कि भाई यहाँ ओमेगा बना दीजिए। तो आप उन्हें बताइएगा कि ओमेगा आप ऐसे बनाएंगे। अच्छा, कंडक्टर्स, CONDUCTORS, कंडक्टर्स ये रशिया में वैसे चार्ज आसानी से गुजर जाए, रशिया को कंडक्टर्स कहते हैं। कंडक्ट करने वाला, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला। मिसालें चांदी, सोना और तांबा वगैरह। तमाम धातें अच्छी कंडक्टर्स हैं। सिर्फ धातें ही नहीं बल्कि वो तमाम अशिया और महलूल जिनमें आइंस, IONS, आइंस या चार्ज एटम मौजूद हों, बासानी चार्ज की तरसील का बाइस बन सके, कंडक्टर्स कहलाती हैं। ये आपने पहले पढ़ा था ना, मौसिल और गैर मौसिल। तो मौसिल वो कंडक्टर है, गैर मौसिल जो है वो इंसुलेटर्स हैं। 1.7 में आ गया इंसुलेटर्स या नॉन कंडक्टर। इंसुलेटर की स्पेलिंग है INSULATORS, तो इंसुलेटर्स। और नॉन कंडक्टर्स NON, नॉन, CONDUCTORS, कंडक्ट। इसकी डेफिनेशन देख लें, वो अशिया जिनमें से चार्ज बआसानी ना गुजर सके इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर्स कहलाती हैं। मिसालें लकड़ी, शीशा, मोम, प्लास्टिक और रबड़ वगैरह। इसमें से करंट नहीं गुजरता है ना। जब आप करंट का कोई काम कर रहे हो बिजली का, तो कहा जाता है ना प्लास्टिक के या रबर के जूते पहन लो या लकड़ी पर खड़े हो जाओ। तो ये वही वाली बात है, क्योंकि वो कंडक्टर्स नहीं होते हैं। कंडक्टर्स के बैरूनी मदार के इलेक्ट्रॉन इंतहाई ढीले ढाले तरीके से अपने एटम से मुंसलिक होते हैं, और कंडक्टर्स के अंदर एक एटम से दूसरे एटम और एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक अपने मनफी चार्ज समेत मुतहर्रिक रहते हैं। ये आज़ाद इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर्स कहलाते हैं और कंडक्टर्स में से चार्ज की तरसील का बाइस होते हैं, यानी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का बाइस होते हैं। इंसुलेटर के बैरूनी मदार के इलेक्ट्रॉन निस्बतन मजबूती से अपने एटमों के साथ मुंसलिक होते हैं और बहुत कम आज़ादाना हरकत करते हैं। इसीलिए इंसुलेटर्स के ज़रिए बरक़ी चार्जेस के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में तरसील आसानी से मुमकिन नहीं है। यानी नॉन कंडक्टर्स जो होते हैं वो ऐसा नहीं होने देते हैं, और चार्जेस जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मजबूती से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। इसके बाद है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? यानी कि जो मुकम्मल तौर पर गैर मौसिल भी नहीं होते और मुकम्मल तौर पर मौसिल भी नहीं होते, यानी मुकम्मल तौर पर कंडक्टर भी नहीं होते, मुकम्मल तौर पर इंसुलेटर भी नहीं होते। बाज़ अशिया मसलन सिलिकॉन, SILICON, सिलिकॉन, और जर्मेनियम, GERMANIUM, जर्मेनियम, कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स की दरमियानी खुसूसियत रखते हैं और इलेक्ट्रिक करंट के दरमियानी मुज़ाहमत भी पेश करते हैं। इन्हें सेमी कंडक्टर्स कहते हैं। जदीद हालात में इनकी बहुत अहमियत है। 1.9 है ओम का क़ानून, OHM, ओम, एफस्ट्रॉफी S लगाई, ओम्स, और फिर लॉ, LAW, लॉ, ओम्स लॉ, यानी ओम का कानून। साइजान ओम
ने वोल्टेज, मज़ाहमत और इलेक्ट्रिक करंट के ताल्लुक़ को दरियाफ़्त किया, जिसको हम ओम का क़ानून कहते हैं। किसी चीज़ पर वोल्टेज बढ़ाने से इलेक्ट्रिक करंट बढ़ती है और कम करने से इलेक्ट्रिक करंट कम होती है। मुस्तकिल वोल्टेज यानी पोटेंशियल पर मज़ाहमत बढ़ने से इलेक्ट्रिक करंट कम होती है, मज़ाहमत कम होने से इलेक्ट्रिक करंट बढ़ती है। रियाजी की मदद से आप इसे यूँ कह लीजिए, बरक़ी आलात और वोल्टेज क्या है, इलेक्ट्रिक करंट लिखा आपने इज़ इक्वल टू वोल्टेज अपॉन मज़ाहमत, तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा। इसके बाद है बरक़ी आलात और वोल्टेज। किसी बरक़ी आले को गौर से देखिए, इस पर वो वोल्टेज लिखी होगी जिसे आला सही काम करेगा। अच्छा, ये चूँकि 1.10 बरक़ी आलात और वोल्टेज, किसी बरक़ी आले को गौर से देखिए, इस पर वो वोल्टेज लिखी होगी जिस पर वो सही काम करेगा। मसलन 230 वी, ठीक है, वी बना हुआ होगा, क्या मानी है कि आप इसे घरेलू बिजली से चला सकते हैं। अगर इस पर 3V से 12V लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये 12 वोल्ट से 3 वोल्ट तक में काम कर सकता है, ठीक है। अमूमन आप इसे सेल से चलाएंगे। बास ममालिक मसलन अमेरिका में 130 वोल्ट पर घरेलू बिजली दस्तियाब है, लिहाजा वहाँ के बरक़ी आलात को चलाने के लिए ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करना होगा, जो आपके बिजली घर के वोल्टेज को बदल सकता है। हर आले को लगाने से पहले इसे गौर से देखिए, क्योंकि सही वोल्टेज से या कम या ज़्यादा पर लगाने से आले को नुकसान पहुँचेगा और वो सही काम भी नहीं करेगा। ये तो आपके मुशाहिदे में होगा ना कि कभी कभार ऐसा होता है कि वोल्टेज ज़्यादा आ जाते हैं। जब लाइट चली जाती है, लाइट में कोई काम कर रहा होता है, बिजली का काम हो रहा होता है, फिर उसके बाद एकदम से लाइट आती है, तो बाज़ औक़ात इतने ज़्यादा वोल्टेज आ जाते हैं कि बाज़ लोगों के बल्ब, बिजली के आलात, फ्रिज, डीप फ्रीज़र्स वगैरह, ये सब जो है ये जल जाते हैं, उड़ जाते हैं, जिसको हम कह रहे थे ना आम ज़बान में कि भाई सब चीज़ें उड़ गई, तो सब चीज़ें जल गई, ख़राब हो गई, क्योंकि वोल्टेज हाई आ गए थे। तो अमूमन ये कहा जाता है ना कि अगर बिजली नहीं आ रही है और बिजली चली गई है और उसके बाद जब बिजली आएगी लोड शेडिंग के बाद, तो फिर आप एकदम से अपनी तमाम चीज़ें ना खोलें, पहले देख लें कि वहाँ से वोल्ट भी सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। पता चला हल्का सा एक बल्ब, पहले एक छोटा बल्ब खोल के देखें, अगर बिजली सही आ रही है और वो बल्ब नहीं उड़ा आपका, तो फिर आप बाकी के आलात को खोलें, क्योंकि छोटे बल्ब के तो आप एक नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं ना, बड़ी बड़ी चीज़ों का नहीं नुकसान बर्दाश्त किया जा सकता। अल्लाह ताला सबको इन तमाम चीज़ों से महफूज रखें। बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन बहरहाल होता है, पाकिस्तान में ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा जनाब, आगे है 1.11 वाट, किलोवाट और किलोवाट घंटा, ठीक है, यानी कि किलोवाट पर आवर, वाट पर आवर, किलोवाट पर आवर और किलोवाट पर आवर, ठीक है। ये आपने देखना है कि एक घंटे में कितने बिजली गुजरती है। बिजली इस्तेमाल करने की शरह को वाट, WATT वाट, इसकी अलामत W में नापा जाता है। चूँकि ये इकाई बहुत छोटी है, इसलिए घर बिजली के इस्तेमाल की शरह को किलोवाट में नापा जाता है। 1 किलोवाट इज़ इक्वल टू 1000 वाट, यानी 1000 वाट बराबर होंगे 1 किलोवाट के। इस शरह से आप जितने घंटों तक बिजली इस्तेमाल करते हैं वो बिजली किलोवाट घंटे की अलामत यानी kWh में होती है। 1 किलोवाट घंटे को बिजली का 1 यूनिट भी कहते हैं, यानी 1 यूनिट बराबर है 1 किलोवाट घंटा, यानी 1 घंटे में जितना वो 1 किलोवाट आपका बिजली इस्तेमाल हुई है, 1 किलोवाट 1 घंटे तक। लिहाजा आप जितने किलोवाट की शरह से बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उस इस्तेमाल के घंटों से ज़रा देकर बिजली की यूनिट मालूम कर सकते हैं। मसलन आपने 60 वाट का बल्ब 8 घंटे तक इस्तेमाल किया, तो कुल बिजली के यूनिट आपके होंगे 60/1000 किलोवाट। ज़रा दे दीजिए इसको 8 से, तो आपके पास आ गया 0.48 किलोवाट 1 घंटे के या यूनिट, ठीक है। नोट कीजिए कि वाट को पहले किलोवाट में तब्दील करने के लिए 1000 से तकसीम करना ज़रूरी है। चंद बरक़ी आलात में बिजली इस्तेमाल होने की औसत शरह ये है। अच्छा, ये बात ख़ास कर याद रखिएगा कि आप जब भी आप इस कैलकुलेशन को करेंगे, बिजली की यूनिट को आप मालूम करने के लिए, तो जो भी आपके वाट हैं उनको आप पहले 1000 से तकसीम करेंगे, क्योंकि आपने उसको लेना है किलोवाट में, तो तब वो किलोवाट में आएगा। फिर आप घंटे से, जितने भी घंटे हैं, 8 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा जनाब, अब यह है नोट किए कि इस्त्री 1 किलोवाट, पंखा 60 वाट, रेफ्रिजरेटर 100 वाट, एक रॉड का हीटर 2 किलोवाट, टेलीविज़न 100 वाट। आपके घर में बिजली दाखिल होने की जगह के करीब 1 मीटर होता है, इस पर आप इस्तेमाल होने वाले कुल यूनिट पढ़ सकते हैं। यानी तमाम यूनिट तो लिखे हुए होते हैं और अमूमन बिजली आपकी कम ही इस्तेमाल होती है, लेकिन जो बिजली पर टैक्स है बेहद
वो असल में आपके बिजली के बिल को ज़्यादा बना देते हैं, वरना घरों में अप्लाइंसेस इतनी ज़्यादा बेचारी होती नहीं हैं। इसके बाद आपके पास आ गया है इलेक्ट्रिक करंट नंबर 2, ठीक है, यानी चैप्टर 2, चैप्टर यूनिट 1 का चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक करंट का हुसूल, इलेक्ट्रिक करंट कैसे हासिल किया जाता है। बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर से हासिल होती है। जनरेटर चलाने के लिए कोयला, तेल, गैस, जनरेटर चलाने के लिए कोयला, तेल और गैस की हरारत या न्यूक्लियर रिएक्टर से पैदा होने वाली हरारत इस्तेमाल हो सकती है। जनरेटर को बेहतर पानी या चलती हुई हवा की क़ुव्वत से भी चलाया जा सकता है। छोटे पैमाने पर बिजली कीमियाई सेल से हासिल होती है। नंबर 1 कीमियाई सेल। अब ये कीमियाई सेल क्या होता है? केमिकल सेल बेसिकली, CHEMICAL केमिकल, और सेल की स्पेलिंग है CELL सेल। बाज़ार में आम मिलने वाला सेल कीमियाई सेल होता है। जो आप जाके बैटरी सेल जिसको आप कह रहे होते हैं ना, ये कीमियाई सेल होता है, क्योंकि इसमें मस्बित और मनफी चार्ज अलहदा करके इलेक्ट्रिक करंट के पैदा करने वाली क़ुव्वत है, कीमियाई क़ुव्वत। बाज़ार में आम मिलने वाला सेल कीमियाई सेल होता है। जो आप बाज़ार में जाके सेल लेकर आते हैं ना, बैटरी सेल, इसको कीमियाई सेल कहते हैं, क्योंकि इसमें मस्बित और मनफी चार्ज अलहदा करके इलेक्ट्रिक करंट पैदा करने वाली क़ुव्वत कीमियाई क़ुव्वत होती है। यानी उनके ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट पैदा करती हैं। जस के कौल में नीम गला मसाला भरा होता है और बीच में कार्बन पर मस्बित और जस पर मनफी चार्ज पैदा होता है। ये कभी आप सेल को फोड़ कर देखें, ये हमने बचपन में बड़ा किया है, तो उसके अंदर से एक ब्लैक कलर का लिक्विड सा निकलता है जो कि उसका केमिकल होता है जस्ट, ठीक है। और उसके ऊपर देखेंगे तो हल्का सा सिल्वर से कलर का जो है वो कवरिंग होती है, उसके ऊपर पेपर चढ़ा दिया जाता है जिस पे कि जिस भी कंपनी का वो सेल होगा उसका निशान, उसकी एडवर्टीज़मेंट होगी, उसका नाम वाम लिखा हुआ होगा। अच्छा जनाब, अब है कार्बन को मस्बित इलेक्ट्रोड और जस को मनफी इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये इन दोनों इलेक्ट्रोड के दरमियान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पैदा होता है। अब अगर एक मुनासिब छोटा बल्ब वगैरह बीच में लगाकर दोनों इलेक्ट्रोड्स को तार से जोड़ दिया जाए तो इलेक्ट्रिक करंट हासिल होगी, जिससे बल्ब रोशन होगा जब तक कीमियाई तामुल होता रहेगा। इलेक्ट्रिक करंट हासिल होती रहेगी। एक ऐसे सेल से तकरीबन 1.5 वोल्ट पोटेंशियल हासिल होता है। एक से ज़्यादा सेलों की शक्ल में 11.4 के मुताबिक जोड़ को पोटेंशियल में। अच्छा, अब ये देखें, आपने बचपन में तो छोड़ें, अभी आप अगर बैटरी होती है ना जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उस बैटरी में टॉर्च लाइट में क्या होता है, आप बैटरी सेल डालते हैं और एक किनारे पर बल्ब लगा होता है और बाकी बीच में सारे अपने सेल एक दूसरे के साथ लाइन से लगाए हुए होते हैं। जब आप ऑन करते हैं तो लाइट आ जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह अगर आप एक सेल के साथ 2 तार जोड़ दें और एक तार का एक सिरा जो है वो सेल के ऊपर वाले हिस्से में रखें और एक नीचे वाले हिस्से में रखें तो आपका बल्ब रोशन हो जाएगा। ये भी आपने अर्ली क्लासेस में अपने ये तजुर्बा ज़रूर किया होगा। अच्छा, अब एक इन्होंने तस्वीर भी दी हुई है यहाँ पर कि किस तरह इन चीज़ों को जोड़ा जाता है। तो अब इन्होंने देखें एक बॉक्स बनाया है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, मुस्ततील बॉक्स बना हुआ है। मुस्ततील बॉक्स के ऊपर जो है एक छोटा बॉक्स बनाया जिस पे लिखा 4.5 वोल्ट V, ठीक है, ये है आपका बरक़ी आला, इस पे लिख दिया बरक़ी आला। अब उससे बिल्कुल अपोजिट वाली लाइन जो नीचे वाली लाइन है, नीचे वाली लाइन में आपने 3 डब्बे बनाए जिसमें हर एक में आपने 1.5 वोल्ट लिखा, और यानी 1.5 और V लिखा। और इसी तरह आपने एक के कोने पर प्लस लिखा, एक में माइनस लिख दिया, एक पे प्लस लिखा, एक पे माइनस लिख दिया। और एक्सट्रीम कॉर्नर जो है ना, जैसे हम बैटरी का सेल लगाते हैं, सेल को दिमाग में रखें, उसके ऊपर एक छोटी सी टिप होती है और पीछे वो प्लेन सा पेंदा होता है उसका। तो हम क्या करते हैं, टिप एक के पेंदे के साथ दूसरे के साथ इसको ज्वाइन कर देते हैं ना, तो इसी तरह बिल्कुल एक के ऊपर एक हम रख देते हैं सेल। तो इस तरह 3 सेल हमने रख दिए। तो सबसे नीचे नेगेटिव हो रहा जहाँ पे कि टिप नहीं है, यानी बॉटम जो है, जो पेंदा है सेल का, वो नेगेटिव चार्ज है। अब उसके बाद हम आगे की तरफ आएंगे तो उसका मुंह आ जाएगा, वो पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर आपने दूसरे सेल का नेगेटिव यानी पेंदा उसका रख दिया, नेगेटिव हो गया। फिर इससे आगे उसके ऊपर आपने एक और सेल रख दिया, तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव साथ हो गए और आखिरी में आपके पास फिर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये फ्लो करेंगे ना, अब ये पॉजिटिव आएगा, यहाँ उन्होंने नेगेटिव लिखा हुआ है, हालांकि जब ये फ्लो करके जाएंगे आगे हालात में तो ऑब्वियसली फिर ये क्या करेंगे कि ये चार्ज पहुंचाएंगे। कहते हैं इस तरह चार्ज को ज़्यादा पोटेंशियल हासिल हो सकता है। आपने ज़्यादा सेल्स लगा दिए ना, सेल के इलेक्ट्रोड को बराह रास्त तार से कभी नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि दरमियान में मज़ाहमत ना होने से बहुत ज़्यादा करंट बहती है और सेल ख़राब हो जाता है।
जो तजुर्बा हमने आपको बताया कह रहे हैं वो मत करें, लेकिन एक से लेके करें, देखने में क्या हर्ज है। अच्छा, उसके बाद है स्टोरेज सेल, STORAG, स्टोरेज, सेल की स्पेलिंग CELL सेल। स्टोरेज सेल में ऐसे कीमियाई सेल होते हैं जिन्हें चार्ज करके बार बार इस्तेमाल किया जाता है। गाड़ियों, ट्रक वगैरह के इंजन में पेट्रोल को चलाने और लाइटों के लिए इस्तेमाल होते हैं। लगाने से पहले इनमें कहीं और से करंट गुजारी जाती है। इसके असर से सेल में कीमियाई तब्दीली पैदा होती है। जब सेल के दोनों इलेक्ट्रोड्स को जोड़ा जाता है तो यही कीमियाई तब्दीलियाँ वापस होने लगती हैं और उल्टी सिमत में करंट बहने लगती है। कुछ अरसे के बाद सेल का पोटेंशियल कमज़ोर पड़ जाता है तो उसे दोबारा चार्ज किया जाता है। स्टोरेज सेल की देखभाल के लिए इस पर लिखी हुई हिदायत पर अमल करना ज़रूरी है ताकि इससे साल साल फ़ायदा उठाया जा सके। इसके बाद है 2.3 इलेक्ट्रिक लाइटिंग, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक लाइटिंग, LIGHTING, इलेक्ट्रिक लाइटिंग। किसी आले की मदद से इलेक्ट्रिक तवानाई को रोशनी में तब्दील करने को इलेक्ट्रिक लाइटिंग कहते हैं। यानी कि जब आपने इलेक्ट्रिक लाइट से बल्ब जलाया ना, इलेक्ट्रिक से, बरक़ी करंट से, तो वो आपकी इलेक्ट्रिक लाइटिंग हो गई। आमतौर पर इलेक्ट्रिक लाइटिंग के लिए बल्ब और फ्लोरेसेंट लैंप इस्तेमाल किए जाते हैं। बल्ब, इनकैंडिसेंट लैंप, INCANDISCENT, इनकैंडिसेंट लैंप, LAMP लैंप। बल्ब में इलेक्ट्रिक करंट एक टंगस्टन, TUNGSTN, टंगस्टन, ये आपने जब अनासिर के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पर आपने इस धात के बारे में पढ़ा था। टंगस्टन की बारीक तार, जिसे फिलामेंट कहते हैं, में से गुजरती है। यानी बल्ब में इलेक्ट्रिक करंट एक टंगस्टन की बारीक तार, जिसे फिलामेंट कहते हैं, में से गुजरती है। करंट फिलामेंट को तकरीबन 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से 5400 फ़ारेनहाइट तक गर्म कर देती है, जो कि इसमें से रोशनी और हरारत दोनों के अखराज का बाइस बनती है। बल्ब को गौर से देखिएगा, उसमें आपको नज़र आएगा बारीक से तार, जब वो तार हट जाते हैं तो हम कहते हैं ना बल्ब फ्यूज़ हो गया, और बाज़ औक़ात तो तार नीचे गिर जाते हैं तो हिला जुला के तारों को ज़रा जोड़ भी दिया जाता है, बल्ब दोबारा से काम करने लगता है। बल्ब को इनर्ट गैस, INERT, इनर्ट गैस से भरा जाता है, जो कि फिलामेंट को जलने से रोकती है। बहुत सालों तक बल्ब को नाइट्रोजन और ऑर्गन कैमरे से भरा जाता था, लेकिन हाल ही में गैस क्रिप्टॉन इस्तेमाल की गई, जिसकी वजह से फिलामेंट ज़्यादा दर्जे हरारत पर काम कर सकता है और ज़्यादा रोशनी पैदा कर सकता है। यानी बल्ब के अंदर एक गैस भी होती है जो कि बचाव करती है फिलामेंट का जलने से। यानी जलने से, रोशन होने से नहीं, रोशन तो वो होता है जब भी तो आपको लाइट मिलती है। उसके बाद है फ्लोरेसेंट लैम्प, FLUORESCENT, फ्लोरेसेंट लैम्प, LAMP लैम्प। फ्लोरेसेंट लैम्प का एक गिलास ट्यूब पर मुश्तमिल होता है, जिसमें मरकज़ी के बुखारात कम प्रेशर पर बंद किए जाते हैं और इसके अंदरूनी सतह पर एक बारीक फ्लोरेसेंट चमक पैदा करने वाला मादा, जिसे फॉस्फर कहते हैं, की तह लगाई जाती है। मरकरी के बुखारात से निकलने वाली शुआएं फास्फोरस को चमकदार बनाती हैं। जो पहले हमने मरकज़ी पढ़ा था, इस पर नुक्ता डाला हुआ है, ये मरकरी ही है। फ्लोरेसेंट लैंप एक ग्लास ट्यूब पर मुश्तमिल होता है, जिसमें मरकरी के बुखारात कम प्रेशर पर बंद किए जाते हैं और उसके अंदरूनी सतह पर एक बारीक फ्लोरेसेंट चमक पैदा करने वाला मादा, जिसे फास्फोरस कहते हैं, की तह लगाई होती है। मरकरी के बुखारात से निकलने वाली शुआएं फास्फोरस को चमकदार बनाती हैं और इस तरह से रोशनी पैदा होती है। मुख्तलिफ़ किस्म के फास्फोरस इस्तेमाल करने से मुख्तलिफ़ रंगों की रोशनी फ्लोरेसेंट लैंप से खारिज होती है। आजकल आपने देखा होगा ना, बहुत सारे बल्ब मुख्तलिफ़ कलर्स के मिल रहे होते हैं, लाइट्स लगी हुई होती हैं, तो इसी वजह से लगी हुई होती हैं। फ्लोरेसेंट लैंप के बहुत से फ़ायदे से इसकी काम करने की ताकत आम बल्ब के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। फ्लोरेसेंट लैंप रोशनी पैदा करने के लिए 40 वाट तवानाई हासिल करता है, जबकि एक बल्ब इतनी ही रोशनी पैदा करने के लिए 150 वाट तवानाई का इस्तेमाल करता है। इसीलिए फ्लोरेसेंट लैंप बल्ब की निस्बत कम दर्जे हरारत पैदा करता है। इसके बाद है जनाब इलेक्ट्रिक करंट से पैदा होने वाली मकनातीसी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट, MAGNETIC, मैग्नेटिक, FIELD फील्ड ड्यू टू अ करंट, DUE ड्यू, TO2 आ तो A हो गया और करंट CURRENT करंट। अच्छा, अब है 1819 ईस्वी में स्टेड ने इलेक्ट्रिक करंट और मकनातीसियत के माबैन ताल्लुक़ दरियाफ़्त किया। स्टेड है सीनटेगेडाल, ठीक है, इन्होंने नाम ऐसे ही लिखा हुआ है।
अच्छा, उसने देखा कि कुतुबनुमा इस वक्त कुतुबनुमा में उस वक्त इन्हराफ पैदा होता है जब उसके नज़दीक पड़ी हुई तांबे की तार से इलेक्ट्रिक करंट गुजारी जाती है, और उसका सबब वो मकनातीसी फील्ड है जो इलेक्ट्रिक करंट से गुजरने से कंडक्टर के गिर्द पैदा होती है। ये मकनातीसी फील्ड इस वक्त तक कायम रहता है जब तक इस तार या कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट मौजूद होता है। तजुर्बा ज़ाहिर करते हैं कि सीधे तार या कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट के बायस पैदा होने वाली मकनातीसी फील्ड के खतूत हम बरकस वायरों की शक्ल में तार या कंडक्टर के गिर्द ज़ाहिर होते हैं। इससे ये नतीजा अक्स किया जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट मकनातीस पर क़ुव्वत लगाती है। इसका उल्टा मुशाहिदा भी किया जा सकता है। अगर इलेक्ट्रिक करंट हरकत करने वाली इलेक्ट्रॉन मकनातीस पर क़ुव्वत लगा सकती है तो मकनातीस की हरकत से इलेक्ट्रॉन को भी धक्का मिलना चाहिए। यही माइकल फ्राइडे ने 1831 में साबित किया। यानी कि ये एक तजुर्बा उन्होंने दोबारा ये एक और किया कि भाई जब ऐसा होता है तो फिर ऐसा भी होता होगा। उसने एक तार को कई चक्कर दिए असर को बढ़ाने के लिए, यानी उसका एक स्प्रिंग सा बना लिया और मकनातीस को उसके अंदर बाहर हरकत दी, उसके अंदर मकनातीस को मूव किया। लच्छे के साथ लगा हुआ बल्ब रोशन हो गया। इसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रॉन मकनातीसी क़ुव्वत लगने पर हरकत में आए और इलेक्ट्रॉन की हरकत पर इलेक्ट्रिसिटी बनी, करंट बना, और करंट बनने से बल्ब रोशन हो गया। मकनातीस की हरकत से इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। ये बात साबित हो गई। ऐसे बरक़ी दबाव को हम इंड्यूस्ड वोल्टेज कहते हैं, INDUCED, इंड्यूस्ड VOLTAGE वोल्टेज, और ऐसे करंट को इंड्यूस करंट कहते हैं। बरक़ी मकनातीसियत इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म ELECTRO इलेक्ट्रो बरक़ी मकनातीसियत इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म ELECTRO इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म मैग्नेटिज़म। पिछले सेक्शन में आपने देखा है कि इलेक्ट्रिक करंट मकनातीस पर क़ुव्वत लगाती है। ये कैसे मुमकिन है? मकनातीस पर अमूमन सिर्फ मकनातीसी क़ुव्वत असर करती है। क्या इलेक्ट्रिक करंट की अपनी कोई मकनातीसी क़ुव्वत है? हाँ, हर इलेक्ट्रिक करंट के गिर्द बाकी बरक़ी क़ुव्वत के अलावा मकनातीसी क़ुव्वत भी होती है। लिहाजा इसे बरक़ी मकनातीसी क़ुव्वत या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स कहते हैं। यानी जो मैग्नेटिक फ़ोर्स पैदा होती है इलेक्ट्रिक की वजह से उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स कहते हैं। अगर तार के लच्छे जिसमें इलेक्ट्रिक करंट गुजर रही है इसमें लोहे की सलाख़ को रखा जाए तो इसकी मकनातीसियत बढ़ जाती है और वो आर्जी तौर पर मकनातीस बन जाता है। इलेक्ट्रिक करंट मुनक़ता होने पर लोहे की मकनातीसियत ख़त्म हो जाती है और वो अपनी असली हालत में आ जाता है। बरक़ी मकनातीस के मुकाबले में कुदरती मकनातीस के मुकाबले में बरक़ी मकनातीस बहुत ताकतवर बनाया जा सकता है। ज़्यादातर बरक़ी आलात में बरक़ी मकनातीस कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब इन्होंने एक फ़िगर भी यहाँ दी हुई है जिसमें इन्होंने एक बॉक्स बनाया हुआ है जिसको कि बैटरी का नाम दिया हुआ है। उस बैटरी से दो तारें निकल रही हैं। एक तार आगे बढ़कर जो है एक लच्छे की सूरत इख्तियार कर लेती है और फिर वापस पलट कर वही तार वापस आती है। ठीक है, यानी जो दो तारें निकल रही हैं वो बेसिकली एक तार पहले निकली और उसमें एक स्पायरल सा कॉइल सा बनाया और वो वापस आकर फिर वापस बैटरी में चली गई। और उसके बीच में उन्होंने सॉफ्ट आयरन जो है वो जो आयरन की और रॉड जो बता रहे हैं आपको रखने के लिए वो रखी है ताकि इलेक्ट्रिक बरक़ी जो है करंट बनाया जाए। इसको बरक़ी मकनातीस का नाम उन्होंने दिया है। इसके ऊपर जब दो तार दूसरी तार वापस आ रही तो उसके ऊपर स्विच भी लगाया हुआ है जिसको उन्होंने स्विच का नाम दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद है AC जनरेटर। A कैपिटल, C कैपिटल और जनरेटर का G कैपिटल, ENERATOR जनरेटर। ठीक है, अब आप जनरेटर के उसूल को आसानी से समझ सकते हैं। मसलन शक्ल 11.7 को दोबारा देखिए। वहाँ मकनातीस को लच्छे के पास या लच्छे को मकनातीस के पास हरकत देने से इलेक्ट्रिक करंट पैदा होती है। जो हमने पिछले देखा था कि एक रिंग सा बनाया हुआ और उसके अंदर से जो है वो रॉड गुजारी जा रही है तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो रहा है। अच्छा, इसी उसूल से जनरेटर बिजली पैदा करता है। शक्ल 11.9 देखिए। यहाँ 11.9 में उन्होंने काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सी तस्वीर दी हुई है। एक आला सा बनाया हुआ है, एक बड़ा सा ड्रम सा है, उसको खोला हुआ है जनरेटर, अगर थोड़ा सा आपके जहन में हो। नीचे एक बैटरी बनाई हुई है, एमीटर जो कि करंट को चेक कर रहा है। फिर स्लिप रिंग है उसमें बना हुआ है। फिर मकनातीस मैग्नेट बनाया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड जो बनाई जा रही है वो दिया हुआ है। अच्छा, लच्छे को मकनातीस में घड़ी और घुमाने से इसमें
तीरों की स्विंग में इलेक्ट्रिक करंट बहती है। गौर कीजिए कि जब लच्छे का ए हिस्सा घूमकर बी के जगह लेता है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट पहले की निस्बत मुखालिफ स्विंग में बहती है। यानी लच्छे के आधे चक्कर में इलेक्ट्रिक करंट एक स्विंग में और आधे चक्कर में मुखालिफ स्विंग में बहती है। यानी एक सिमत में जो है ये एक ए के साथ जो इन्होंने बताया है तो वो राइट टू लेफ़्ट आ रही है और फिर उसके बाद जो है वो लेफ़्ट टू राइट जा रही है। इसके बाद है 2.7 डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, डीसी और एसी जो कहा जाता है ना अमूमन आम ज़बान में, डायरेक्ट DIRECT डायरेक्ट एंड ऑल्टरनेटिंग ALTERNATING ऑल्टरनेटिंग करंट CURRENT करंट। अगर एक कंडक्टर के सिरों को एक बैटरी की मुस्बत और मनफी टर्मिनल से जोड़ दिया जाए तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट बहना शुरू हो जाता है और उसकी स्विंग मुस्बत सिरे से मनफी सिरे की जानिब होती है। ऐसे करंट को जो हमेशा एक ही स्विंग में बहता है डायरेक्ट करंट या DC कहते हैं। उसके बरस एक करंट ऐसा भी होता है जिसकी स्विंग बार बार बदलती है। इस करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट या AC करंट कहते हैं। अब है वायर, तार वार डालना। जनरेटर घरेलू इस्तेमाल के लिए अमूमन 2 तारें मौसूल होती हैं। ठीक है, जनरेटर से अगर आप घरेलू इस्तेमाल करना चाहें तो 2 तारें मौसूल होती हैं। एक होती है लाइव वायर और दूसरी होती है न्यूट्रल वायर। इनको मुनासिब तरीके से बरक़ी आलात से जोड़ने को वायरिंग कहते हैं। हमारे अक्सर बरक़ी आलात ऐसे होते हैं कि उनका बैरूनी हिस्सा धात का बना होता है, जैसे कि बिजली की इस्त्री, केटल, फ्रिज, मोटर वगैरह। आमतौर पर इन बैरूनी हिस्सों को बरक़ी आलात के उन हिस्सों से जिसमें से करंट गुजरता है एक इंसुलेशन के ज़रिए अलग रखा जाता है। इस इंसुलेशन की वजह से बरक़ी आलात के बैरूनी हिस्से से कोई करंट नहीं बहता और लाइव वायर से इनका किसी किस्म का कनेक्शन नहीं होता। लेकिन अक्सर कसरत इस्तेमाल या किसी और बदएहतियाती की वजह से ये इंसुलेशन ख़राब हो जाती है और बरक़ी आलात के बैरूनी हिस्सों को लाइव वायर के साथ कनेक्शन हो जाता है, जो कि जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसके बाद है अर्थ वायर, EARTH अर्थ, वायर WIRE वायर। ऊपर दी गई सूरत हाल से बचने के लिए लाइव और न्यूट्रल वायर के साथ एक अर्थ वायर भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसका एक सिरा मुकामी तौर से घर में ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता है, यानी ग्राउंड कर दिया जाता है। अब अर्थ वायर भी लाइव और न्यूट्रल वायरों के साथ घर की बिजली के सर्किट में शामिल हो जाता है। इस सर्किट में 3 बड़े सॉकेट इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे शक्ल नंबर 11.10 वायरिंग और सॉकेट बताई है, जिसमें एक इन्होंने आपने देखा होगा स्विच बोर्ड पे जो स्विचेस लगे हुए होते हैं, जिसमें कि 3 पिन स्विच जिसको हम कहते हैं, ये बेसिकली उसकी शक्ल उन्होंने बनाई है कि जिसमें उन्होंने 3 सुराख बनाए हुए, एक बॉक्स बनाया चौकोर, सॉकेट का नाम दिया उसको, उसके अंदर एक ऊपर बीच में ब्लैक कलर की लाइन खींच दी जिसको कि अर्थ E कह दिया। ठीक है, उसके नीचे 2 लंबी लाइनें खींच दी हैं, एक पे L लिख दिया और एक पे A लिख दिया है। ठीक है, तो सॉकेट अगर आपने बनाना हो तो ये ज़रा आसान सी फिगर है, आप ऐसे बना सकते हैं। इसके बाद है शॉर्ट सर्किट। अक्सर आपने ये लफ्ज़ सुना होगा कि ये शॉर्ट सर्किट हो गया है। इलेक्ट्रिक करंट का शॉर्ट SHORT शॉर्ट, सर्किट CIRCUIT सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट का हर वो रास्ता जो उसके लिए मकसूद नहीं है शॉर्ट सर्किट कहलाता है। यानी जिस रास्ते से उसको नहीं गुजरना, अगर वो दूसरी जगह से गुजरेगी तो ज़ाहिर है अगले वाले से उसकी लड़ाई हो जाएगी, तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा और फिर जो है वो खुदा न खास्ता आग भी लग सकती है और आग लग ही जाती है ऐसे मौक़ों पे। अगर बरक़ी आलात में इस्तेमाल होने वाली इंसुलेशन की ख़राबी से लाइव वायर का कनेक्शन बरक़ी आलात के बैरूनी हिस्से से हो जाता है तो सर्किट शॉर्ट हो जाता है। करंट की बहुत बड़ी मकदार लाइव वायर से बरक़ी आलात के बैरूनी हिस्से से होती हुई अर्थ वायर के ज़रिए से ज़मीन को बहने लगती है। शॉर्ट और सर्किट से आग लगने का ख़तरा होता है। शॉर्ट सर्किट से बिजली ज़ाया भी होती है। 2.11 है इलेक्ट्रिक सर्किट और मज़ाहमतों का जोड़। इलेक्ट्रिक सर्किट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ELECTRIC इलेक्ट्रिक सर्किट, CIRCUIT सर्किट एंड कॉम्बिनेशन COMBINATION कॉम्बिनेशन ऑफ RESISTAN CES रेजिस्टेंस। करंट के रास्ते को सर्किट कहते हैं। वजाहत, एक बल्ब भी तारों की मदद से एक बैटरी से जोड़ा गया है। बल्ब के फिलामेंट की मज़ाहमत R है और बैटरी के 2 टर्मिनलों के दरमियान पोटेंशियल का फ़र्क वोल्ट है। बल्ब और बैटरी के दरमियान एक स्विच S लगा हुआ है। अगर स्विच को ऑन करें तो करंट के गुजरने से बल्ब रोशन हो जाता है। अब अगर स्विच को ऑफ़ कर दें तो करंट का बहाव रुक जाता है और बल्ब रोशनी देना बंद कर देता है।
ये यहाँ इन्होंने एक फिगर बनाई हुई है, एक बॉक्स बनाया हुआ है, डब्बा सा बनाया हुआ है जिसमें एक तरह और आखिरी बस की दोनों लाइनों को आपस में जोड़ा नहीं है, और एक पे पॉजिटिव लिख दिया, एक पे नेगेटिव लिख दिया और नीचे वोट लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद उसी की थोड़ी देर में इन्होंने एक स्विच बनाया है। स्विच कैसे बनाया है कि बीच में से आप इसको डब्बे के थोड़े से आप हिस्से को आप मिटा दीजिए, एक लाइन को थोड़ा सा रबर घुमा दीजिए वहाँ पे, तो दोनों लाइनें अलग अलग हो जाएंगी। उस पर दोनों पर अच्छे से एक डॉट्स बना लीजिए, दोनों डॉट्स बना दीजिए, और फिर एक डॉट से आगे की तरफ एक लकीर खींचते हुए उस डॉट दूसरे डॉट्स के ऊपर से गुजार दीजिए। तो वो दूसरे डॉट को जब वो गोल सर्कल बना लीजिए, समझिए टच कर रही होगी, तो उसका मतलब होगा कि ये स्विच को जो है आपका ये ऑन है, ये लगा हुआ है। तो बल्ब आपका ऊपर उन्होंने एक बल्ब बना दिया जो कि रोशन है दोनों तारों को जोड़कर। दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया, इसी को जो मैंने आपको बताया ना कि दो डॉट्स आपने बनाए हैं या दो आपने सर्कल बनाए हैं, इस सर्कल के ऊपर जो लाइन जा रही है उस लाइन को उसकी एक सर्कल से निकलने वाली लाइन को दूसरे सर्कल से अलग कर दिया, यानी दूर कर दिया है। तो बल्ब बुझ गया क्योंकि सर्किट आपका नामुकम्मल हो गया। मुकम्मल कब होगा, जब वो लाइन उससे टच करेगी, यानी स्विच ऑन होगा। जब करंट का रास्ता मुकम्मल हो तो ऐसे सर्किट में से करंट गुजर सकती है और इसे मुकम्मल सर्किट, क्लोज सर्किट कहते हैं। CLOSED क्लोज्ड सर्किट, CIRCUIT सर्किट कहते हैं। जब करंट का रास्ता नामुकम्मल हो तो करंट गुजरनी बंद हो जाती है और ऐसे सर्किट को नामुकम्मल सर्किट, ओपन सर्किट कहते हैं। किसी सर्किट में मुज़ाहमतों को दो बुनियादी तरीक़ों से जोड़ा जा सकता है, मुज़ाहमतों का सिलसिलेवार जोड़ और मुज़ाहमतों का मुतवासी जोड़, यानी पैरेलल या सीरीज़ जिसको हम कहते हैं। मुज़ाहमतों का सिलसिलेवार जोड़, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज़, COMBINATION, combination of RESIS TORS resistors in series, SERIES series, यानी सिलसिलेवार जोड़, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आपने लगा दी तो वो सिलसिलेवार हो जाएगा। तीन मज़ाहमतें रेजिस्टर्स जिनकी मज़ाहमत बिल तरतीब R1, R2 और R3 है, इस तरह जोड़ दिए गए हैं कि हर मज़ाहमत में से करंट की एक ही मकदार गुजर रही है। इस सर्किट में से मैं करंट गुजारने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। मज़ाहमतों के इस तरह के जोड़ को यूनिट जो करंट गुजारने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता मुहैया करता है, सीरीज़ या सिलसिलेवार जोड़ कहलाता है। अच्छा, ये शक्ल है 11.12। अब ये किस तरह बनाई गई है, हम आपको एक आसान सी तरकीब बताते हैं। एक उल्टे हाथ की तरफ से लाइन खींचना शुरू कीजिए, थोड़ी सी लाइन खींचिए और उसके बाद जिगजैग बनाते हैं वो बना दीजिए। फिर एक छोटी सी लाइन खींचिए, फिर जिगजैग बनाइए, फिर एक सीधी लाइन खींचिए, फिर जिगजैग बनाइए। ये लंबान में आपके पास ये यानी कि लेफ़्ट टू राइट ये लाइन आपकी बनेगी। ठीक है, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ आ रही होगी। अब जो तीन जिगजैग बनाए हैं ना आपने, इसके ऊपर R1, R2, R3 लिख दीजिए। अच्छा, जब उल्टे हाथ से पहला आपके पास जिगजैग है उससे पहले एक आप छोटा सा सर्कल बना लीजिए, उस पर A लिख दीजिए। उसके बाद दूसरा जो आपके पास आपने जो जिगजैग बनाया है उससे थोड़ा पहले एक सर्कल बना लीजिए, उस पर B लिख दीजिए। इसी तरह R3 यानी तीसरा जो आपने जिगजैग बनाया है उससे पहले वाली लाइन पर भी एक छोटा सर्कल बना के C लिख दीजिए और R3 के बाद एक छोटा सर्कल बना के D लिख दीजिए। अब इस लाइन को आप नीचे की तरफ लेकर आ जाइए और थोड़ा सा नीचे लाने के बाद फिर इसको उल्टे हाथ की तरफ घुमा दीजिए और बीच में छोड़ दीजिए। ये आपका नेगेटिव पॉइंट बन जाएगा। अब आप उल्टे हाथ की तरफ जाइए, उल्टे हाथ की तरफ से भी आप इसी तरह उल्टी तरफ मज़ीद थोड़ी सी लाइन को आगे बढ़ाइए, नीचे की तरफ लेकर आइए और फिर वो सीधे हाथ की तरफ उसको लेकर आ जाइए और जहाँ पे आपने लाइन को छोड़ा था ना, पहली वाली लाइन को जहाँ पे आपने नेगेटिव लिखा था उससे थोड़ा पहले छोड़कर इस पर पॉजिटिव लिख दीजिए। ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए सीधे हाथ की तरफ वाली जो लाइन है उसमें एरो का निशान बनाइए जो कि नीचे की तरफ आएगा। उस लाइन के ऊपर एक एरो का निशान बना दीजिए और नीचे की तरफ आएगा। उल्टे हाथ वाले पर बनाइए तो वो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है। इसी तरह आप R1 जो आपने जिगजैग निशान बनाया था उस जिगजैग निशान से थोड़ा पहले एक आप एरो का निशान बना लीजिए जो कि सीधे हाथ की तरफ रुख कर रहा है। इसी तरह R3 के बाद बना लीजिए जो कि सीधे हाथ की तरफ रुख कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका एक सिलसिला बन जाएगा। उम्मीद है कि बहुत सारे, क्योंकि माशाल्लाह हमारे साथी बसारत ना होने के बावजूद भी बड़े बड़े काम करते हैं, तो ये डायग्राम भी बना ही लेंगे अंदाजे से इंशाअल्लाह।
अच्छा जनाब है मज़ाहमतों के अतराफ वोल्टेज का मजमूई बैटरी के वोल्टेज के बराबर होना। इन मज़ाहमतों की जगह हम बरक़ी आलात भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई एक बरक़ी आला ख़राब हो जाता है तो करंट गुजारना बंद हो जाती है और ये सर्किट नामुकम्मल हो जाता है। इसलिए घरों में बरक़ी आलात को सिलसिलेवार नहीं जोड़ा जाता, अलग अलग होते हैं ना, सबके बोर्ड्स अलग अलग लगे हुए होते हैं। अब है मज़ाहमतों का मुतवाज़ी जोड़, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन पैरेलल, PARALLEL। बाकी की स्पेलिंग्स आपको पता है ना, इसलिए मैंने सिर्फ आपको पैरेलल की स्पेलिंग बताई है। अच्छा जनाब ये है शक्ल नंबर 11.13। अब इसमें भी एक शक्ल बनाएगी। इसमें जो ज़िगज़ैग है आपने लाइन से बनाए थे ना, अब ये ज़िगज़ैग वाली लाइन ऊपर नीचे बनी हुई है और हर लाइन एक दूसरी लाइन से जो है वो जुड़ी हुई है। यानी दो डब्बे बना लीजिए एक साथ, और तो 3 लाइनें बनेंगी 2 डब्बे जब आप बनाएंगे तो उसके बीच बीच में जो है ज़िगज़ैग बना लीजिए, तो R1 R2 और R3 हो जाएगा। 3 मज़ाहमतें रजिस्टर जिनके मज़ाहमतें बिलतरतीब R1 R2 और R3 हैं, मुतवाज़ी जुड़ी हुई हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर नीचे, एक ऊपर एक उससे नीचे और एक उससे नीचे। मज़ाहमत के दोनों सिरे बाहम मिले हुए हैं, इसलिए करंट एक सिरे पर पहुंचकर मुख्तलिफ रास्ते इख्तियार कर लेती है और करंट की मकदार मुख्तलिफ मज़ाहमतों के मुताबिक तकसीम हो जाती है, जबकि पोटेंशियल का फ़र्क हर मज़ाहमत के सिरों के दरमियान एक जैसा रहता है। यानी ये 3 डब्बे जो आपने, ये 2 डब्बे आपने बनाए जिसमें आपने तीन लाइनें बनेंगी ज़ाहिर है, तो इसके ऊपर आपने R1 R2 R3 बीच में बनाया हुआ है। अब इनके सेंटर से जो है एक लाइन लेकर राइट हैंड साइड से नीचे की तरफ लेकर आइए और दूसरी उल्टे लेफ्ट हैंड साइड से लेकर आइए और एक बॉक्स बना दीजिए, उसको बीच में से खोल दीजिए और उसके नीचे वही माइनस और प्लस लिख दीजिए जैसा कि आपने पहले लिखा था। तो ये आपके पैरेलल जाएंगे। यही जो आपने ज़िगज़ैग बनाए हैं, एक R1 कहलाएगा, दूसरा R2 कहलाएगा, तीसरा R3 कहलाएगा। अच्छे जनाब क्या है, मुतवाज़ी जुड़े हुए बरक़ी आलात में से अगर एक आला ख़राब हो जाए तो करंट बाकी आलात में से गुजरती रहती है। इसके लिए बाकी आलात सही काम करते हैं, लिहाजा घरेलू वायरिंग में बरक़ी आलात को सिलसिलेवार नहीं बल्कि मुतवाज़ी जोड़ा जाता है। अब है फ्यूज़, अक्सर घर में आता है फ्यूज़ उड़ गया, तो ये फ्यूज़ FUSE फ्यूज़ भी एक अहम हिफाजती तदबीर है जिससे बरक़ी आलात और घर की वायरिंग की हिफाजत होती है। किसी बैटरी के सिरे को इस्तेमाल के फ़ौरन बाद छू कर देखा जाए तो वह गर्म होगा, क्योंकि कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट के गुजरने से हरारत पैदा होती है। इलेक्ट्रिक करंट के इस असर को फ्यूज़ में इस्तेमाल किया जाता है। वजाहत क्या है, फ्यूज़ एक ऐसी वायर होती है जो एक ख़ास मिकदार से ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट गुजरने पर पिघलकर टूट जाती है और इस तरह इलेक्ट्रिक सर्किट नामुकम्मल हो जाता है। मुख्तलिफ फ्यूज़ वायर्स इलेक्ट्रिक करंट की मुख्तलिफ मिकदारों पर पिघलने के लिए बनी होती हैं। एक फ्यूज़ से पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट या अलग अलग आले भी महफूज किए जा सकते हैं। इस इलेक्ट्रिक सर्किट या बरक़ी आले के लिए वही फ्यूज़ वायर इस्तेमाल करनी चाहिए जिसकी हद इलेक्ट्रिक करंट गुजरने से पहले ही पिघल जाए, ताकि इस इलेक्ट्रिक के सर्किट की वायर या आलात को नुकसान ना पहुंचे। ऐसी फ्यूज़ का एक छोटा सा टुकड़ा इलेक्ट्रिक सर्किट में लगा दिया जाता है। जब तक इलेक्ट्रिक करंट मुकर्रर हद में रहती है फ्यूज़ कायम रहता है। जो है इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा हो जाती है, मतलब शॉर्ट सर्किट की वजह से, तो फ्यूज़ पिघल कर उड़ जाता है और इलेक्ट्रिक सर्किट नामुकम्मल हो जाता है। बाकी वायर्स आलात महफूज रहते हैं। अब अक्सर आपने देखा होगा, लोग ये कहते हैं, हम भी बचपन में ये काम किया करते थे कि फ्यूज़ उड़ गया, फ़ौरन फ्यूज़ का निकाला, आपने स्विच निकाला और उसके अंदर हमने कहा अच्छा ये बारीक तार लगी हुई है, इसकी वजह से ये बार बार फ्यूज़ उड़ता है, लिहाजा मोटी वाली तार लगा लो ताकि फ्यूज़ बार बार ना उड़े। लेकिन ये मोटी तार लगाना बग़ैर समझे हुए किस कदर मुश्किल ख़तरनाक काम ही आप देख लीजिए कि आपकी फिर बाकी चीज़ें जो है उनके उड़ने का ख़तरा है बिजली के ज़्यादा आ जाने पर। 2.15 है सर्किट ब्रेकर, CIRCUIT सर्किट ब्रेकर, BREAKERS ब्रेकर्स। अच्छा फ्यूज़ पहले बहुत नाम सुनते थे कि फ्यूज़ उड़ गया, अब ब्रेकर गिर गया वाला नाम भी सुनते होंगे आपके, ब्रेकर गिर गया है। तो ये क्या है जनाब, एक और किस्म का फ्यूज़ सर्किट ब्रेकर कहलाता है। सर्किट में किसी ख़राबी की वजह से ये बहुत ज़्यादा बरक़ी आलात एक साथ इस्तेमाल करने से जो ही करंट अपनी महफूज हद से तजावुज़ करता है, सर्किट ब्रेकर में लगा हुआ बटन ऊपर की जानिब उड़ जाता है, जिसकी वजह से सर्किट टूट जाता है और इसमें करंट का बहाव बंद हो जाता है। इलेक्ट्रिक सर्किट को दुरुस्त करने के बाद सर्किट ब्रेकर का बटन दबा देते हैं, जिससे करंट फिर से जुड़ जाता है और इसमें करंट का बहाव शुरू हो जाता है। 2.16 क्या है, फ्यूज़ और स्विच कहाँ लगाने चाहिए। फ्यूज़ और स्विच न्यूट्रल में लगे हुए हैं। अब अगर स्विच, अब ये उन्होंने एक शक्ल बताई थी 11-15, फ्यूज़ और स्विच न्यूट्रल में लगे हुए हैं। अब अगर स्विच ऑफ हो और फ्यूज़ भी उड़ गया हो तब भी बरक़ी आले के ख़ौल में से किसी ख़राबी से इलेक्ट्रिक करंट गुजर सकती है। ऐसी सूरत में 2 नुकसान हो सकते हैं। अव्वल तो बरक़ी आले से झटका लगने का ख़तरा है, ठीक है, करंट लगने का ख़तरा है। दूसरा, अगर ख़ौल का ताल्लुक ज़मीन से जुड़ जाए तो ज़मीन में से इलेक्ट्रिक करंट ज़मीन की तरफ बहना, तो इसमें से क्या होगा,
ज़मीन की तरफ बहना शुरू हो जाएगी और इस तरह बिजली ज़ाया होती रहेगी। अब देखिए स्विच और फ्यूज़ लाइव तार में लगे हुए हैं। अब 11.15 की उन्होंने बताया है ऊपर, जो 11.15 यहाँ पे सॉरी बनी हुई है। देखिए स्विच और फ्यूज़ लाइव तार में लगे हुए हैं, लिहाजा स्विच ऑफ करने से या फ्यूज़ उड़ने से इलेक्ट्रिक करंट का बहाव बंद हो जाएगा, जिससे इनका मकसद पूरा होगा। अच्छा, अब ये भी इन्होंने फिगर जो बनाई हुई है, देखिए ये बॉक्स सा बनाया हुआ है नंबर 1 11.15 में, अलिफ में एक बॉक्स बनाया हुआ है, ठीक है। और इसमें तार का कॉइल है, ख़राबी की जगह बताइए इसको। नहीं, जो बॉक्स बनाया हुआ उस पर लिखा हुआ है ख़राबी की जगह। नीचे बॉक्स के बाहर फ्यूज़ लिखा हुआ है। अब देखिए ये तार स्विच बना हुआ है, इसके बाद वही जो उन्होंने 2 डॉट्स बना के एक लाइन लगा दी है, उसको टच करा तो ये स्विच बन गया। एक तार पे लिखा हुआ है न्यूट्रल, दूसरे पे लिखा हुआ है लाइव तार। अब दूसरी तरफ आप आ जाइए, तो अब क्या है कि यही वैसे ही फिगर बनी हुई है कि डब्बे के अंदर आपने जो है फिलामेंट बनाया हुआ है। अब ये फिलामेंट जब ये टूट जाता है, ये जो आपने कॉइल बनाया हुआ है, ये जब हट जाता है तो क्या होगा, ये ख़राबी की जगह जो आपकी है ना, ये फ्यूज़ और स्विच की सही जगह, ये अब जब ये हट जाएगा तो क्या होगा, एक लाइव तार और न्यूट्रल तार जो है, इससे क्या होगा कि ये आपका करंट बंद हो जाएगा, यहाँ से करंट उठ जाएगा। लेकिन ख़राबी क्या थी कि यहाँ से तार हट भी गया, लेकिन उसके बावजूद आपका स्विच जो है वो नहीं उठा, बिजली आपस में बह ही रही है। तो फिर तो ये तो ख़तरनाक बात है ना, बिजली को जब ऐसा हो जाए तो नहीं बहना चाहिए। अच्छा जनाब, ये अब हमारी हिफाजती तदाबीर आ गई हैं, लेकिन हमारे ये चैप्टर बहुत लंबा हो गया है माशाल्लाह। ये जो है 52 मिनट्स का हो गया, तो इंशाल्लाह ताला बाकी का हिस्सा हम अगली वीडियो में करेंगे। अभी आप इसको पढ़िए, सुनिए, समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए और अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं किया है। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सदका जारिया समझ कर। आप जानते हैं ना कि हम सिर्फ उन बच्चों की जो कि किताब को नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी मदद के लिए ये वीडियोज़ बनाई जा रही हैं। तो इसको ज़रूर अपने साथियों में शेयर कीजिए ताकि सबको फ़ायदा इसका पहुँचे, और अगर आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।